Assalamu alaikum students, I am Samra Batul and it's BS Math second semester class and the subject is linear algebra and its application. और टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो डिटर्मिनेंट है, लास्ट लेक्चर से चलता आ रहा है आप लोगों का। तो आज लास्ट लेक्चर है आप लोगों के सब्जेक्ट का और सिलेबस भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा कुछ एक दो चीज़ें और बतानी हैं आपको, वो इस लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन है वैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, और ये डिटर्मिनेंट आपको एक गिवन है, n बाय n मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट एलिमेंट है इसका x+1 और बाकी रो में जो एलिमेंट्स हैं वो x है। इसी तरह सेकंड रो का जो डायगोनल एलिमेंट है वो x+2 है, बाकी एलिमेंट्स x है, एंड सो ऑन। इस तरह से चलता आ रहा है। nth रो में लास्ट एलिमेंट x+n है। ठीक है, इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट को समझना आपके लिए ज़रूरी है कि आपके एलिमेंट्स किस सिमेट्री में मौजूद हैं उसके अंदर। कंसिडर किया डेल्टा आपने फाइंड करना है। डेल्टा फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट रो में x+1 है, सेकंड रो में x+2 है, और ये हमारा होता है कि कुछ ज़ीरोज़ बन जाएं ताकि हमारा डिटर्मिनेंट लेना जो है वो आसान हो जाए। तो सारी की सारी रो तो ज़ीरो नहीं बनेगी, लेकिन कुछ ज़ीरोज़ जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे अगर हम ये ऑपरेशंस करें। रो ऑपरेशंस क्या हैं? r1 माइनस rn, r2 माइनस rn। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को देखो, ये फर्स्ट रो है, इसमें से लास्ट रो माइनस करनी है। ठीक है, x+1 माइनस एक्स इट इज़ इक्वल टू 1, x माइनस एक्स ज़ीरो हो गया, एंड सो ऑन। जो सारे एलिमेंट्स x हैं, नीचे भी x हैं, वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। लास्ट वाला सिर्फ जो एलिमेंट है उसमें से x में से जब हम x+n माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? -n। अब फर्स्ट एलिमेंट 1 है, बाकी सारे ज़ीरो हैं, लास्ट वाला क्या है? -n। अब सेकंड रो पे आ जाते हैं। सेकंड रो में भी ऐसे ही है, फर्स्ट एलिमेंट तो हो गया 0, सेकंड एलिमेंट आ गया 2, उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट 0, और लास्ट एलिमेंट आपके पास अगेन आ गया -n। यानी ये सिमेट्री है कि हर रो में दो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। एक तो वो रो का नंबर ही होगा, मतलब थर्ड रो में 3 होगा, फोर्थ रो में 4 होगा, और एक लास्ट जो कॉलम है वो आपका -n बन रहा है। ठीक है, और जो rn है उसे एज इट इज़ ही लिख देना है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये यहाँ पर लिख दिया रो ऑपरेशंस करके, 1 0, और इस तरह सारे ज़ीरोज़ हैं, -n 0 2 0 ज़ीरोज़ हैं, -n, एंड सो ऑन। अब हम डील करेंगे अपनी जो लास्ट रो है उसको डील करने के लिए आप क्या करेंगे, आप लास्ट जो अपना कॉलम है, nth कॉलम, उसमें बाकी सारे कॉलम्स को ऐड करेंगे, लेकिन इस तरह से ऐड करेंगे कि आपका जो है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है Cn में आपने बाकी कॉलम्स ऐड करने हैं, और वो इस तरह से करने हैं कि Cn प्लस nC1 प्लस n/2C2 प्लस n/3C3 एंड सो ऑन। इससे क्या होगा? इससे आपके ये जो -n एंड सो ऑन -n आ रहे हैं इस कॉलम में, ये सारे आपके ज़ीरो हो जाएंगे। अब -n में जब फर्स्ट कॉलम ऐड करेंगे तो उसको हमें n से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा ना, तभी वो ज़ीरो होगा, इसलिए हमने उसे n से मल्टीप्लाई किया। सेकंड कॉलम को जब ऐड करना है तो उसे 2 से डिवाइड, n से मल्टीप्लाई भी करें और 2 से डिवाइड भी करें। यहाँ से पता चला कि इस तरह से इसको ऐड करना है, Cn प्लस nC1 प्लस n/2C2 प्लस n/3C3 प्लस सो ऑन n/n-1 Cn। अब ये जो आपके n's हैं ये सारे तो हो जाएंगे ज़ीरो, लेकिन लास्ट जो एलिमेंट है x+n वाला, वो एक बड़ा सा एलिमेंट आएगा, क्योंकि इसका जो इस रो में, लास्ट वाली रो में सारे x हैं, तो ये आपके पास एक एलिमेंट बड़ा सा आएगा। और वो क्या एलिमेंट होगा?
एन एक्स कॉमन ले लिया क्योंकि हर एलिमेंट में एन एक्स प्रेजेंट था, और बाकी जो नंबर्स थे जैसे 1 + 1/2 + 1/3 प्लस सो ऑन 1/n, और एक लास्ट जो उसका अपना x था वो 1/x, लास्ट जो अपना उसका उसमें सिर्फ n था, x नहीं था, वो वाला 1/x आएगा। ठीक है, 1 से लेकर 1/n तक नंबर्स आएंगे, उनका सम आएगा और एक नंबर एक्स्ट्रा आएगा 1 + x, और वो 1 + x हमारे पास कहाँ से आया, यहाँ से। ये अब इसमें मैं आपको एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर सारे x प्रेजेंट है, जो ये x है x + n। अब जब इसमें से x कॉमन लेंगे x में से, तो वो तो आपके पास आ गया 1, लेकिन जब n में से x कॉमन लेंगे, nx कॉमन एक्चुअली हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये बन जाएगा आपका 1/x, और ये x आपका बन जाएगा +1/n। तो ये चीज़ आपके पास लास्ट में एक एक्स्ट्रा आएगी। बाकी नंबर्स जो हैं आपके पास वो इस तरह ही होंगे, 1 + 1/2, ये लिखे हुए हैं। अब आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डायगनल एलिमेंट्स है, ठीक है, तो आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डायगनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, या आप इसको लो ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं। लो ट्रायंगुलर में भी यही होता है कि डायगनल की प्रोडक्ट होती है, डायगनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट होती है। तो इन सारे नंबर्स की प्रोडक्ट क्या आएगी, 1 × 2 × सो ऑन n-1 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद एक n भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये चीज़ जो है आपकी 1 2 n और n-1 तक, ये यहाँ तक, ये क्या बन गई, n का फैक्टोरियल नहीं है। n का फैक्टोरियल ये होता है ना, n × n-1 × n-2 सो ऑन 3 2 1 तक ये जाता है। ये n फैक्टोरियल आ गया, x एज इट इज़ आ गया। अब इनका सम है 1 + 1/2 + 1/3 प्लस सो ऑन +1/n, और एक एलिमेंट और है +1/x। तो ये आपका डेल्टा फाइंड आउट हो गया। ठीक है, बस यही 2 क्वेश्चन थे इस तरह के, और ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो आसान है। इफ़ a and b आर 3/3 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a² b³ is equal to 108 and determinant of a3 b² is equal to 72, find determinant of 2a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स। अब इसमें क्या है, हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के डिटर्मिनेंट ऑफ a² b3, इनकी प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट अगर 108 है, तो इसका मतलब ये है कि यानी एक प्रॉपर्टी क्या थी आप लोगों ने डिटर्मिनेंट की, ये होती है a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय b का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a² b3 इज़ इक्वल टू 108, ये गिवन है हमें 2 इन्फॉर्मेशन बाय प्रोडक्ट थ्योरम। अगर इट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a² इज़ इक्वल टू 108 है, तो इसको इस चीज़ को इस तरह से अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है, इज़ इक्वल टू 108 आ गया। फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये भी प्रोडक्ट थ्योरम ही आप इसको समझ लें, 108। अब हम इसको एक तो हमारे पास ये चीज़ बन गई, अब दूसरी को सॉल्व करेंगे, और दूसरी को भी इसी तरह से आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ b का स्क्वायर लिख लिया और 72 लिख लिया। अब ऊपर नीचे रख के इनको डिवाइड कर दें। 1 को 2 से हमने जब डिवाइड किया तो आपके पास के इस तरह से डिटर्मिनेंट b ओवर डिटर्मिनेंट a इज़ इक्वल टू 3/2 आ गया, और ये आपने एक रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज़ इक्वल टू 3/2 डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब इसको किसी एक में पुट करके आप डिटर्मिनेंट ऑफ a का आंसर फाइंड कर सकते हैं, और
ये सॉल्व किया इसको, और ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 5 इज़ इक्वल टू 32 आ गया। इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या होगा? अच्छा, अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a ये भी प्रॉपर्टी है कि जितनी उसका नंबर होगा वो 7 पावर में आएगा, क्योंकि हर रो में से आपने 2 कॉमन निकालना है, तो कितने 2 निकलेंगे जितनी उसकी रोज़ है। अब ये क्वेश्चन में आपको गिवन था कि 3/3 का मैट्रिक्स है, इसलिए 2 की पावर 3 आई, 7 मल्टीप्लाई बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये आपके पास आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 16। और दूसरा क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स। उसको ये भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो वो किसके इक्वल आएगा? अभी डिटर्मिनेंट बी तो हमने फाइंड ही नहीं किया था, तो इसलिए इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जो ऊपर निकाली थी आपने डिटर्मिनेंट ऑफ बी की, 3/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और फिर उसको सॉल्व करेंगे और आपके पास ये 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, ये आसान भी क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है जो अभी किया है हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी एन n by n मैट्रिक्स, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए m, प्रोडक्ट थ्योरम। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए m इज़ इक्वल टू 1 दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू +-1। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए m इज़ इक्वल टू 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऊपर वाला प्रोडक्ट थ्योरम है, बाकी उसकी क्रॉडरीज़ हैं, और अभी हमने ऊपर थ्योरम तो यूज़ कर लिया, अब हमने इसको प्रूव करना है। शो दैट है तो इसका मतलब आपने इसको प्रूव करना है, और अब हम उस तरह से नहीं करेंगे कि कोई एग्जांपल लेकर और उसको सॉल्व करके, अगर उस तरह से करना हुआ तो आपका तो बहुत लेंथी बन जाएगा क्वेश्चन, तो उससे बेहतर है कि आप इसको इंडक्शन से, और वैसे भी BS लेवल पे मैंने आपको कहा आपने जनरली थ्योरम्स प्रूव करने हैं, एग्जांपल्स लेके नहीं उनको प्रूव करना। ठीक है, तो वी विल प्रूव इट बाय अप्लाइंग इंडक्शन ऑन m। इंडक्शन आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से फेमिलियर हैं, क्या होता है? एक रिज़ल्ट को आपने सबसे पहले चेक करना है कि m इज़ इक्वल टू 1 के लिए वो ठीक है। अगर वो 1 के लिए ठीक है, फिर उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि सपोज इट इज़ ट्रू फॉर k एंड प्रूव दैट इट इज़ ट्रू फॉर k+1। यानी ये सपोज़ करते हुए कि वो k के लिए ट्रू है, अगर आप ये साबित कर दें कि वो k+1 के लिए भी ट्रू है, तो इसका मतलब वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, और आपने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही प्रूव करना है। इसलिए मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करेंगे। स्टेप 1 है, लेट m इज़ इक्वल टू 1, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 1 इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 1, ये तो हो गया प्रूफ। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, hence it is true for m is equal to 1. Suppose it is true for m is equal to k, determinant of a k is equal to determinant of a की पावर k। अभी हमने सपोज किया, अब प्रूव करना है हमने कि it is true for m is equal to k+1। उसके लिए क्या करें, दोनों साइड्स को कंसिडर कर लें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए k+1 इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए k डॉट ए कंसिडर किया है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए k+1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए k+1, तो ए को तो लिखा जा सकता है ना, ए k डॉट ए, यही यहाँ पर लिखा है। फिर इस पर प्रोडक्ट थ्योरम अप्लाई किया। प्रोडक्ट थ्योरम में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए k डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसके बाद ये आपने लिख दिया, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट, और ये आपका जो है रिज़ल्ट प्रूव हो गया m इज़ इक्वल टू k+1 के लिए। और अगर ये प्रूव हो गया तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकंड क्या है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ a m इज़ इक्वल टू 1 देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू +-1। ठीक है, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a m इज़ इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर m इज़ इक्वल टू 1, तो पावर जो है उस आता है आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू +-1, वेयर m इज़ एन इवन इंटीजर।
ठीक है। अगर m एक इवन इंटीजर है तो हमें नहीं पता कि a डिटर्मिनेंट ऑफ a की एक्चुअल वैल्यू 1 थी या -1 थी। दोनों सूरतों में उसका जो आंसर है पावर लेने के बाद वो 1 आएगा। ये क्रॉडरी होगी उसी थ्योरम की। अगला है इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ am इज़ इक्वल टू 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 0। अगेन उसी को यूज़ करते हुए आपने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सी शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स। अच्छा, इस एक्सरसाइज में और इससे पिछली एक्सरसाइज में उसका मेरा ख्याल है फर्स्ट क्वेश्चन था और उसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन थे। ये प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट की और ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या डिटर्मिनेंट में ये चीज़ होल्ड करती है या नहीं करती। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन है फॉर एनी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सी शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सी का इनवर्स। और एक और इसी की क्रॉडरी कह लें या एक अलग से है क्योंकि इसमें सी इनवर्स है। इट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिंस सी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये गिवन है आपको, सो सी इनवर्स एग्जिस्ट्स। अगर सी इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन सी इंटू सी इनवर्स इज़ इक्वल टू आई। दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट ले लें, डिटर्मिनेंट ऑफ सी और डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू सी इनवर्स इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। बाय प्रोडक्ट थ्योरम हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू सी इनवर्स को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, ये ऑलरेडी आपको पता है क्योंकि वो आप जैसे मर्जी इसको याद रखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट होगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट विच इज़ 1। तो जिस तरह से आपको याद रहे और फिर आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपका, क्योंकि ये कोई नंबर्स होते हैं डिटर्मिनेंट, तो ये इजीली इस साइड पे आके 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी हो जाएगा और ये प्रूफ हो गया। दूसरा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूजिंग प्रोडक्ट थ्योरम। अलग अलग ये लिखा जा सकता है। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ सी और डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स, अब ये इस तरह से लिख लें इकट्ठा करके, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी। ठीक है, कैंसिलेशन हो जाएगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब ये डिटर्मिनेंट इनटू सी इनवर्स है, ये चीज़ हाँ जी, ये चीज़ है तो ये मैट्रिसेस हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं या इस पूरे की बात करते हैं तो ये एक रियल नंबर है। और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ और मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है। मैट्रिसेस में हम अपनी मर्ज़ी से सी इनवर्स को इधर नहीं लेकर आ सकते, ठीक है, ए से पहले नहीं लेकर आ सकते क्योंकि मैट्रिक्स प्रोडक्ट कॉमोटेटिव नहीं है। लेकिन रियल नंबर्स कॉमोटेटिव है। रियल नंबर्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, उसमें हम लिख सकते हैं। इसलिए पहले आपको इनको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। फिर क्योंकि ये नंबर्स हैं इसलिए हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स को उठाकर यहाँ ले आएंगे और फिर ये दोनों जब इकट्ठे हैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आप इस तरह से स्टेप कर लें, या जो पिछला आपने थ्योरम प्रूव किया 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी लिख के उसको काट लें, जैसे आपको सही लगता है। और ये फिर आपके पास प्रूव हो जाएगा कि वो 1 आ जाएगा आंसर, और मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ द मैट्रिक्स ए इज़ सिंगुलर। उसके लिए आपको पहले बताना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो। इसीलिए सिंगुलर जो मैट्रिक्स होते हैं वो इन्वर्टिबल नहीं होते, यानी उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये क्या है, मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है। Given that A is equal to this matrix, since A is singular, so determinant of A is equal to 0.
अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो ये आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए का लिख लिया इस एक्सरसाइज के शुरू वाले क्वेश्चन जिसमें सॉल्व फॉर एक्स था, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इसी यहाँ पर अल्फ़ा के लिए इसको सॉल्व करना है। तो अगेन अब आपकी मर्ज़ी है, आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लेते हैं या आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्लियरली यहाँ पर जो सेकंड रो है वो हमारे पास 1 2 3 है, उसमें नंबर्स हैं, उसको ज़ीरो बनाना आसान है। 1 को ऐसे ही रहने देंगे, बाकी जो 2 और 3 है उसको ज़ीरो बनाएंगे। और उसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ज़्यादातर फर्स्ट कॉलम को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो C2 माइनस 2C1 एंड C3 माइनस 3C1। उसके बाद जो बाकी आपके चेंजेस आएंगे वो आपने ध्यान से कैलकुलेट करने हैं, यानी अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 2 अल्फ़ा, तो वो 3 अल्फ़ा माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ा इन्वॉल्व है इसमें। वैसे तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। उसके बाद एक्सपेंडिंग फ्रॉम R2। अब बीइंग अ मैथ स्टूडेंट आपको तो क्लियरली पता है, क्योंकि बाकी जो क्लासेस हैं उनको ये डिटर्मिनेंट करवाते हुए मुझे थोड़ा क्योंकि मैथ्स उनका सब्जेक्ट नहीं है ना, तो उनको थोड़ा मसला होता है। लेकिन आपको तो ये क्लियरली पता होना चाहिए कि माइनस का साइन क्यों आया, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेंड कर रहे हैं R2 में और को फैक्टर्स में जो -1 की पावर आती है उसकी वजह से यहाँ पर माइनस आया। या आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि अगर आप को फैक्टर्स ले रहे हैं, आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमेशा प्लस होता है और फिर ऑल्टरनेटिंग साइन चलते हैं। ये वाला माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इस तरह से। तो आपने जिस नंबर के साथ विद उसको एक्सपेंड कर रहे हैं जिस रो या जिस कॉलम से, तो ये साथ वाले जो साइंस हैं माइनस का जहाँ जहाँ आता है वो भी आपने साथ लगाना है। तो ये सेकंड रो है का 1 है पहला, तो ये माइनस का साइन इस वजह से आया और एक्सपेंड किया, और जो बाकी रह गए 3 अल्फ़ा माइनस 1 और ये 2/2 का डिटर्मिनेंट, उसमें आप कॉमन ले लें। 3 अल्फ़ा फर्स्ट कॉलम में से कॉमन आ रहा है, 4 अल्फ़ा प्लस 1 सेकेंड कॉलम में से आ रहा है, ये लिखा। अच्छा, अब 1 माइनस 1 का क्या होता है आंसर? ज़ीरो। तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स ए इज़ सिंगुलर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा, तो ज़ीरो तो आएगा। तो अब अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड करनी। 3 अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड 4 अल्फ़ा प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/3 एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/4। लेकिन ये करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू आ जाती, अगर जब ये इससे मल्टीप्लाई होता इस चीज़ से, तो इसका आंसर ज़ीरो है। अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू होती जब हम उसे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर ज़ीरो आ जाता। सो दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा। आपने स्पेसिफिकली अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/3 और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/4 नहीं फाइंड आउट करनी। क्यों? क्योंकि इसकी तो जो भी वैल्यू हो, जब इसने ज़ीरो से मल्टीप्लाई होना है तो उससे ज़ीरो ही हो जाना है। तो इसलिए अल्फ़ा की हर वैल्यू के लिए आपका जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स गिवन है ये सिंगुलर ही होगा। जी लास्ट क्वेश्चन है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए। ये किसका क्या हिस्सा है क्वेश्चन का? ये कोई ऊपर क्वेश्चन होगा उसका ये बकिया हिस्सा है। जी थ्योरम है, लेट ए बी एन n by n matrix, then A is invertible if and only if determinant of A is not equal to 0. If determinant of A is not equal to 0, then A inverse is equal to 1 over determinant of A into adjoint of A. ये बाय डेफिनेशन हम लोगों ने इसको याद किया था कि ए इन्वर्स की डेफिनेशन है, और हम इसी डेफिनेशन की हेल्प से जो है ए इन्वर्स फाइंड करते आ रहे हैं, जिसको हम फाइंडिंग ए इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड कहते हैं। अब इसको प्रूव करना है। और अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि एंटन की बुक से भी आप कर सकते हैं इसकी प्रिपरेशन, और एस एम यूसुफ की बुक से भी कर सकते हैं। मैंने एस एम यूसुफ की बुक को फॉलो किया है। इसमें जो थ्योरम्स हैं उनके प्रूफ वैसे तो वो भी कर लें तो कुछ मैंने करवाए भी हैं, लेकिन प्रूफ इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते।
थ्योरम की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ किसके इक्वल है और इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में। तो ये एक थ्योरम था, इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ज़ाहिर बात है वो तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा। नेक्स्ट, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ये जो चीज़ है आपकी, ये एक नंबर है और नंबर बाहर भी आ जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में इसको बाहर भी लिख लेते हैं। तो ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, ये होता है इक्वल, ये आगे आपको डेफिनेशन भी करवाती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए भी और क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ए को जब उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपके पास आता है वो एक डायगनल मैट्रिक्स होता है जिसके सारे डायगनल एलिमेंट्स किसके इक्वल होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई, तो ये रिज़ल्ट यहाँ पर यूज़ किया, इसको सॉल्व किया और ये आपके पास जो है 1 आंसर आ गया। हैंस ए इज़ इन्वर्टिबल एंड ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। ये जो चीज़ है ये आई है, अगर दो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आई आंसर आता है, इट मीन्स वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। देन वी कैन राइट दैट ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। और इस तरह से ए इन्वर्स फाइंड करने को हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट मेथड से ए इन्वर्स फाइंड आउट करना। ठीक है, हाँ जी, ये थ्योरम की फॉर्म में है, प्रूव इसका ना करें। लेट ए बी एन एन बाय एन मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इसके इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायगनल एलिमेंट्स में आता है, जो भी उसका होगा, मतलब अगर एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 2 है, उसी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसकी प्रोडक्ट जो है उसके डायगनल एलिमेंट्स में 2 2 आएगा और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। इसका प्रूफ भी बुक में गिवन है, लेकिन वो बेशक रहने दें, ये रिज़ल्ट आपने ज़रूर याद रखना है। हाँ जी, उससे पहले एक और चीज़ आपको रह गई थी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं, ए इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ़ ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी ए का जो इन्वर्स है वो उसका ट्रांसपोज हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। या इस तरह से भी आ जाता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन इस बुक में मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, एंटन की बुक में शायद हो, लेकिन इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स कि उसका ट्रांसपोज ही उसके इन्वर्स के इक्वल हो। तो फिर ये दो चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए हैं। अच्छा, एक और चीज़ है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, मुझे याद नहीं है, हो सकता है मैंने शुरू के लेक्चर्स में ये करवाया हो। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, अगर एक मैट्रिक्स है आपके पास, ये है ए, तो इसका ट्रेस ऑफ ए किससे डिनोट करते हैं, इसके डायगनल एलिमेंट्स को प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्राइमरी डायगनल या मेन डायगनल जो है 2, 1 और 7, इनको ऐड करके हम ट्रेस ऑफ ए निकालते हैं। टी आर से इसको डिनोट करते हैं। वैसे भी आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि क्या होता है। ओके जी, बस इतना ही था। असाइनमेंट भी आपको 2 मैंने असाइन की हैं, सबमिट भी करवाई हैं सबने,
और अब आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। सिलेबस आपका कवर हो गया है। अगर आपको कोई भी सिलेबस से रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरीज़ हो आपकी, तो आप डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। लीनियर अलजेब्रा का जो आपका सिलेबस है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है और ये कंपैरेटिवली आसान भी है। बस सिर्फ यही है कि इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी हैं, पेपर भी जो है वो लेंथी आता है इसका, और टाइम शॉर्ट होता है। उसमें अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे। तो फिर इस तरह से अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आ जाता है तो उसके लिए आपके पास टाइम बच जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।